कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, हम राजनीति विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे। आपको मैं ले चलूँ पृष्ठ क्रमांक 165। राजनीति विज्ञान देखिएगा, पृष्ठ क्रमांक 165, जहाँ हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। परंतु इसके पहले भैया बहनों, मैंने कल आपको जो बेसिक चीज़ें बताया था वो स्मरण दिला दूँ। प्रभुत्व संपन्न, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या? यह किसी बाह्य शक्ति, जैसे कोई दूसरा देश से स्वतंत्र रह करके सर्वोच्च शक्ति सिर्फ भारत में नहीं थे, अर्थात हम आज किसी के दबाव में नहीं हैं, भारत पर किसी का दबाव नहीं है और हम स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकते हैं। हम आंतरिक या देश के बाह्य मामले में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। फिर समाजवादी, इस पर मैंने चर्चा किया था। तो समाजवादी माने क्या? हमारे देश में सभी समाज को, उसको सामाजिक, आर्थिक किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा, बल्कि उनको सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से हमने कल के कालखंड में चर्चा किया था। तो आज पृष्ठ क्रमांक 165 राजनीति विज्ञान निकालिएगा भैया बहनों, अध्याय 12 राजनीति विज्ञान। तो यहाँ पर हम आज चलें पंथ निरपेक्ष। देखिएगा, भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा, न ही उसका झुकाव किसी भी धर्म या पंथ के प्रति होगा और न ही वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा। भैया बहनों, भारत के लोग विभिन्न जाति धर्म को मानने वाले, विभिन्न पंथों में आस्था रखने वाले हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं या तो किसी भगवान को नहीं मानते हैं, मतलब वो क्या हैं? नास्तिक हैं। तो राज्य इन सभी के साथ एक सा व्यवहार करेगा, चाहे वह कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी ईश्वर को मानने वाला हो, चाहे वह न मानने वाला हो, सरकार किसी से भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ हम देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष की बात को स्वीकार किया गया है। फिर क्या कहा गया कि राज्य सामान्यतः किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, मगर जहाँ पर एक बात और, जहाँ पर सार्वजनिक शक्ति, क्षमा चाहूँगा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था को या नैतिकता को आघात पहुँचती है या किसी का स्वास्थ्य अगर प्रभावित होता है, तो वहाँ पर सरकार को अधिकार है कि वह हमारे पंथ निरपेक्ष होते हुए भी किसी धर्म या किसी जाति के उन नियमों को बदल सकता है जिससे किसी की नैतिकता का या किसी का अपमान होता है, किसी समाज का अगर किसी प्रकार से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। जैसे कुछ समाज में हम पहले देखते हैं सती प्रथा का प्रचलन था, फिर नर बलि, मनुष्य की बलि देने की, ये समाज में बहुत पहले हम देखने को मिलता था। फिर उसके साथ साथ देखते हैं कम उम्र में विवाह कर देना। भैया बहनों, ऐसी स्थिति में सरकार को ये अधिकार है, हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि ऐसे नियम या कानून को बदले जा सकते हैं जो किसी की नैतिकता का अगर हनन करता है, किसी समाज का अगर उससे किसी प्रकार से अगर भलाई नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान होता है, तो यहाँ पर पंथ निरपेक्ष होते हुए भी संसद में, क्षमा चाहूँगा, संविधान ने ये अधिकार रखा है कि ऐसे नियमों को बदला जा सकता है। भारतीय समाज के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का यह भी अर्थ निकाला जाता है कि एक बहुधर्मी व बहुपंथी देश के नागरिक होने के नाते ये सभी धर्म व आस्थाओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का व्यवहार करे। अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म को मानता हूँ परंतु मैं दूसरे धर्म का या दूसरी जाति का अपमान करूँ, ऐसा नहीं है। सभी के प्रति सम्मान का भाव हो, सभी के प्रति सहिष्णुता हो और अपने धर्म का प्रचार करने का भी हमें अधिकार है। भैया बहनों, मगर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करूं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। धर्म के प्रति आदर का भाव रखें और दूसरे के धर्म के प्रति घृणा की भावना भी न रखें। इस प्रकार से हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष को भी संविधान में शामिल किया गया है। उसके बाद एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए, आप इनमें से किसको पंथ निरपेक्ष नहीं मानेंगे? पूरी बात देखिएगा। सरकारी दफ्तर में पूजा पाठ का आयोजन, सती प्रथा व अस्पृश्यता उन्मूलन कानून बनाना, राष्ट्रपति किसी धर्म विशेष का ही हो ऐसा कानून बनाना, ये पंथ निरपेक्ष नहीं है भैया बहनों।
राष्ट्रपति किसी धर्म विशेष का ही हो ऐसा कानून बनाना यह पंथ निरपेक्ष नहीं है। फिर शहर में धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी लगाना यह भी धर्म निरपेक्ष नहीं है। फिर सरकारी नौकरियों में सभी धर्म के लोगों को समान अवसर देना, सरकारी दफ्तरों में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, ये सब पंथ निरपेक्ष है। सभी धर्मों का अध्ययन करना पंथ निरपेक्ष है। किसी धर्म निरपेक्ष के लोगों को अपना घर किराए पर ना देना, ये पंथ निरपेक्ष नहीं है। फिर यह मानना कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, अपने धर्म का विधिवत पालन करना, विभिन्न धर्म के लोगों से दोस्ती करना, ये सभी पंथ निरपेक्ष है। मगर 3 बातें, राष्ट्रपति किसी विशेष धर्म विशेष का ही हो ऐसा कानून बनाना, ये पंथ निरपेक्ष नहीं है। फिर शहर के धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी लगाना, ये धर्म निरपेक्ष नहीं है। फिर किसी धर्म विशेष के लोगों को अपने घर किराए पर ना देना, ये पंथ निरपेक्ष नहीं है। 3 बातें इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए अब लोकतंत्रात्मक, तो वह शासन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियां जनता से उत्पन्न होती है। अर्थात भैया बहनों, हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना जो की गई है, जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और जनता को ये पावर दिया गया है कि अगर कोई भी सरकार जनता के मूल भावों का आदर नहीं करती है या लोगों की भावनाओं से हट करके वो कार्य करे जिससे समाज का भला नहीं होता है, और लोगों को किसी सरकार के कार्य से अगर संतुष्ट नहीं है तो वह उस सरकार को हटाने का भी पावर किसके हाथों में? जनता के हाथों में नीत होती है। फिर हमारे यहाँ कहा गया क्या कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करेंगे। जो जनप्रतिनिधि है वो देश में संचालन तो करेंगे देश का, मगर वो भी कैसे? जो देश के संविधान ने नियम बनाए हैं उसके आधार पर वो कार्य करेंगे। फिर हमारे यहाँ एक बात और, बहुदलीय प्रणाली, विधि या कानून का शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। भैया बहनों, हमारे यहाँ स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। स्वतंत्र निष्पक्ष कैसे? अर्थात हमारे देश में चाहे वह मंत्री हो या फिर एक गरीब आम नागरिक हो, सभी के लिए अगर वह गलत करता है, अगर अपराध करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। न्यायालय में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर हमारे यहाँ लोकतंत्र के लिए एक और बात, यहाँ पर हम देखते हैं कि जनमत निर्माण, जन मने जनता, मत मतलब विचार, लोगों के विचार को भी व्यक्त करने का अधिकार है। जैसे स्वतंत्र समाचार पत्र, हर व्यक्ति को समाचार पत्रों में अपनी बात को कहने का, पहुंचाने का अधिकार दिया गया है। भैया बहनों, टीवी चैनल के माध्यम से आप अपनी बात या सरकार के किसी कार्य से अगर संतुष्ट नहीं है तो आपको उसके विरुद्ध बोलने का अधिकार दिया गया है। फिर यह व्यवस्था जहां शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में जन भागीदारी हो, लोकतंत्र कहलाती है। अर्थात जहां पर भी लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी बात रखनी चाहिए तो उसको ये आज़ादी दी गई है, वह सरकार के विरुद्ध, यहाँ तक हमारे देश के और राज्य के मंत्रियों के विरुद्ध, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी हमें अपनी बात को रखने का हमें लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है। इसे ही लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु आज का, गणराज्य, वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता है, गणराज्य कहलाता है। भैया बहनों, बहुत सारे देशों में हम देखते हैं वहाँ क्या होता है कि जो राष्ट्रपति जिस परिवार से बना, उसके राष्ट्रपति के मरने के बाद उसका बेटा राष्ट्रपति बन गया, फिर वो मर गया तो उसका बेटा राष्ट्रपति बना। ये क्या कहलाता है? वंशानुगत। मगर हमारे देश में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन और जापान में ऐसी ही व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ पर वंशानुगत राज परिवार का मुखिया होता है। अर्थात जिस परिवार का राष्ट्रपति था मर गया तो उसी परिवार का दूसरा सदस्य क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है और जो चुनकर आएगा वही हमारे देश के राष्ट्रपति पद को संभालता है। और इसलिए भारत को गणराज्य का दर्जा मिला है। भारत एक गणराज्य है, जबकि हम ब्रिटेन और जापान को गणराज्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर गणराज्य नहीं है। तो वहां पर क्या है? वहां पर वंशानुगत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए उसे गणराज्य नहीं कहा गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां आम नागरिक या साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होता है, जबकि राजशाही में राजा का स्थान विशेष होता है। हमारे यहाँ राजा हो या प्रजा, सब के लिए एक जैसा अधिकार बनाया गया है। संविधान में सबको एक जैसा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।
भैया बहनों, यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है, देखिएगा लाल रंग से प्रश्न, म्यांमार में एक लंबे समय तक सेना प्रमुख ही राष्ट्रपति बनते थे, क्या वह लोकतांत्रिक था, क्या वह गणराज्य था? तो म्यांमार में एक लंबे समय तक सेना प्रमुख ही राष्ट्रपति बनते थे, इसका मतलब वह गणराज्य नहीं था। दूसरी बात, क्या वह लोकतांत्रिक था? नहीं, क्योंकि वहां जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। तो भैया बहनों, यहां पर कहता है कि हमारे संविधान में सर्वप्रथम यह कहा गया है कि हम किस तरह की राज्य स्थापित करना चाहते हैं जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। तो पूरी तरह स्वतंत्र माने हमें आज हमारे देश के नियम कानून बनाने के लिए आज हमें ब्रिटेन से, पाकिस्तान से, चीन से परामर्श करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और उसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। फिर उसके बाद समाजवादी, जिसमें संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में हो और असमानता ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, उसे समाजवादी कहा जाता है। फिर पंथ निरपेक्ष, तो जो किसी धर्म पर आधारित ना हो, जहां पर सभी धर्म मजहब सभी जाति धर्म के लोग क्या हो, समान हो, वो पंथ निरपेक्ष कहलाता है। फिर लोकतंत्रात्मक, जिसमें शासन लोगों की इच्छा अनुसार चले, वो लोकतंत्रात्मक कहलाता है। फिर गणराज्य, अभी मैंने ऊपर चर्चा किया, जिसका शासन प्रमुख वंशानुगत ना होकर वहां की जनता के द्वारा वहां के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसे हम गणराज्य कहेंगे। इसके बाद यह बताया गया है कि यह राज्य हमने किस लिए बनाया, उसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता दिलाने तथा उनके बीच बंधुत्व या भाईचारा मजबूत करने के लिए हमारे देश में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की स्थापना की गई है। हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था है, हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष को बढ़ावा दिया गया है। भैया बहनों, इस पाठ में हमने बहुत सारे विषय पर चर्चा किया है और आगे इसके आगे और भी हम चलेंगे। और साथ साथ मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस पाठ के साथ साथ आपको आगे असाइनमेंट जो दिया गया है उसको भी समय में, निर्धारित समय में जमा करें। जिनका असाइनमेंट जमा नहीं हुआ है, अधिकांश लोग का हो गया है, तो असाइनमेंट अनिवार्यतः जमा करें। क्यों? क्योंकि आपका यह असाइनमेंट बोर्ड से जुड़ा है और बोर्ड में आपका नंबर अपलोड होगा। तो ऐसे भैया बहन को मैं सूचित कर दूं, जिनका असाइनमेंट जमा नहीं हुआ है, अनिवार्यता जमा कर दें। भारत के संविधान का निर्माण आज इस कालखंड में